बच्चों, आज हम लोग कल से आगे बढ़ते हुए जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है सल्तनत में भूमि के प्रकार, लगान व्यवस्था क्या है, व्यापार और व्यवसाय कैसे होता है, और संगीत की जो कला है इसका विकास कैसे हुआ है, इतने का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, अगर हम सल्तनत में भूमि के प्रकार को देखें तो आपको हम बहुत इजी तरीके से बता रहे हैं। देखिए, भूमि प्रकार आपने ये लिख लिया। अब भूमि प्रकार में आपको क्या करना है, आप कहोगे कि सर देखो, भूमि के ये प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, 3, 1, 4। तो जो 4 प्रकार हैं इसमें पहला आप लिख देंगे खालसा, खालसा। दूसरा आप लिख देंगे एकता। तीसरा आप कह देंगे रणाका, या सामंतों को लिख सकते हैं, सामंतों के अधीन जो भूमि है, सामंतों की भूमि कर सकते हैं आप भूमि। और एक है इनाम या वक्फ, इनाम वक्फ, ठीक है। इसी को आप मिल्क भी कह सकते हैं, ठीक है, मिल्क। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है खालसा कैसी भूमि है, आप कहेंगे सर ये सरकारी भूमि है, सुल्तान की भूमि है, सरकारी भूमि है, सुल्तान को जाती है इसकी आय सीधे, ये सरकारी भूमि है, ठीक है। और इससे जो कर वसूली करता था वह कौन करता था, आप कहोगे कि सर चौधरी करता था। और कौन करता था, इसी को और किस नाम से जाना जाता था, मुकद्दम, मुकद्दम, ठीक है। अब आपको याद रखना होगा कि चौधरी और मुकद्दमों के ऊपर, ठीक है, आमिल होता था, आमिल होता था, और यही आमिल राजस्व को राजकोष के लिए भेजता था। क्लियर। अब ये जो एकता है, ये प्रांतपतियों या एकतादारों के अधीन जो भूमि होती थी उसको एकता कहते थे। और इसका कर कौन वसूलता था, आप कहोगे कि सर मुक्ति या वली वसूलता था, मुक्ति या वली यह कर को वसूलता था, ठीक है ना। और अक्तादारों की जो राजस्व का लेखा जोखा होता था वह दीवान आला में होता था, दीवान आला। दीवान आला में क्या होता है, आप कहेंगे एकतादारों का राजस्व का यहीं पर हिसाब किताब होता था, ठीक है। ये है सामंतों की भूमि। तो आप कहेंगे ये मुख्यतः हिंदू जो राणा हैं, हिंदू लोग या हिंदू जो राजपूत रियासतें हैं, उनके अधीन जो भूमि थी उन्हें सामंतों की भूमि कहा जाता था। यहाँ कोई कर वसूलने नहीं जाता था। लेकिन ये जो राणा हैं, ये राणा लोग वर्ष में एक बार सुल्तान के सामने उपस्थित होते थे और उन्हें कर और उपहार इत्यादि दे करके सुल्तान को संतुष्ट करते थे। ये इनाम और ये वक्फ है, ये दान में दी गई भूमियाँ हैं, ठीक है। मंदिरों को दी जाती थी, विद्वानों मस्जिदों को दी जाती थी, विद्वानों को दी जाती थी, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो सेना में शौर्य का प्रदर्शन करते हुए मर जाते थे, शहीद हो जाते थे, उनको दी जाती थी। ये जो भूमियाँ होती थी ये कर मुक्त होती थी, और इस पर जो अधिकार होता था ये अधिकार वंशानुगत होता था। लेकिन यहाँ एक चीज़ आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि ये सारी जो भूमियाँ दान में दी गई थी, चाहे वो इनाम हो, चाहे वो मिल्क हो, या किसी मस्जिद को अगर वो वक्फ के रूप में दी गई हैं, उन सबको उन्होंने वापस लेके किस में चेंज कर दिया था, खालसा में बदल दिया था, ठीक है। क्लियर। तो ये चीज़ें आपने देख लिया था कि सल्तनत में भूमि के प्रकार क्या हैं। अब सल्तनत में एक प्रश्न आता है कि सल्तनत में जो लगान है, ठीक है, या भूमिकर है, ये भूमिकर ये कैसे वसूलते हैं, ठीक है, मतलब उसकी व्यवस्था क्या है, लगान व्यवस्था। तो उसको हेडिंग डाल दीजिए आप, लगान व्यवस्था।
तो बच्चों अगर हम लगान व्यवस्था की बात करें तो आइए देखते हैं क्या है लगान व्यवस्था। तो आप याद रखेंगे, ये देखिए लिखा है लगान व्यवस्था, ठीक है। यहाँ हम पुनः खींच ले आते हैं लगान व्यवस्था। तो ये भी देखिए बहुत इजी तरीके से मैं आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए जो लगान की व्यवस्था है वह आप 3 भागों में बांट लीजिए। एक तो आप कह दीजिए बटाई है, दूसरी क्या है आप कहेंगे मसाहत है, ठीक है, और एक मुक्तई है, मुक्तई। तो अगर अब हम बटाई की बात करें तो बटाई भी कितने प्रकार की होती हैं, 1 2 3 होती हैं, ठीक है। बटाई भी 3 प्रकार की होती हैं, मतलब एक तो है खेत बटाई है, दूसरा है लंक बटाई और तीसरा है रास बटाई। तो हम आपको समझा देते हैं। रास का मतलब होता है अन्न, अनाज होता है। तो जब मड़ाई कर ली जाती है और मड़ाई करने के बाद जब अनाज आता है तो उस अनाज में जब सरकार हिस्सा मांगती है तो उसी को रास बटाई कहते हैं। लंक बटाई का मतलब है कि आपने फसल की कटाई कर लिया है और कटाई करने के बाद जो बोझ बनकर आए हैं, बंडल बनकर आए हैं, जब उनमें हिस्सा लिया जाए तो मतलब बोझ आधा आपका हुआ आधा मेरा हुआ। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का दौर होता तो आप यही कहते, अन्य लोगों का दौर होता तो 1/3 लेते थे वो, तो 1/3 हो जाता, ठीक है। तो मतलब बंडल में या बोझ में जब ये बटाई करते थे तो उसे लंक बटाई कहते थे। और खेत बटाई क्या है कि फसल खेत में खड़ी है और उसी समय इन्होंने बांट लिया है तो वह खेत बटाई हो गया, ठीक है ना। ये भी आपने कर लिया। देखिए कितनी इजी वे से आपका ये पूरे मैटर ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। और अब आपको अगली जो बात करनी है वो है व्यापार और व्यवसाय। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कि सल्तनत में व्यापार और व्यवसाय कैसे होता है। तो बच्चों याद रखना कि सल्तनत काल में जो व्यापार और व्यवसाय है उसके लिए आप 2 मार्गों का प्रयोग कर लीजिए। देखिए एक है जल का व्यापार, दूसरा है थल का व्यापार। तो ये दोनों ही मार्गों से व्यापार करते थे, ठीक है। और ठीक है, ये जो जल व्यापार है, ठीक है, उसके लिए बंदरगाह थे, ठीक है। तो सल्तनत काल के जो प्रसिद्ध बंदरगाह हैं वो बंदरगाह कौन कौन है, ठीक है। तो बच्चों याद रखना है हमें, सबसे पहला जो नाम आएगा वो है देवल बंदरगाह। देवल कहाँ पड़ता है, आप कहोगे कि सर सिंध में पड़ता है, सिंध में। और ये जो देवल बंदरगाह है या सिंध का बंदरगाह है, इसे क्या कहा जाता था, तो आप कहेंगे कि सर ये अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। सर ये अंतर्राष्ट्रीय ये बंदरगाह था, ये इंटरनेशनल पोर्ट है ये बंदरगाह। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि देखिए जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात को सल्तनत में शामिल कर लिया, ठीक है, तो व्यापार को बहुत तेज़ गति मिल गई। समुद्री व्यापार जो है बहुत तेज़ गति से होने लगा, ठीक है। अब याद रखिएगा क्योंकि गुजरात जब आएगा तो जहाज़ें जो हैं बड़े आसानी से फारस की खाड़ी और लाल सागर तक जाने लगेंगी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जो फारस की खाड़ी है, ठीक है, ये इससे व्यापार बहुत बढ़ेगा। और फारस की खाड़ी से जो जहाज़ें गुजरती थीं वह हरमुज के बंदरगाह पर रुकती थीं और हरमुज सल्तनत काल का प्रसिद्ध बंदरगाह था फारस की खाड़ी में, ठीक है, हरमुज, ठीक है ना, ये प्रसिद्ध बंदरगाह है, ठीक है। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि लाल सागर में जो बंदरगाह थे, बड़े बंदरगाह थे, वो था अदन था, जद्दा था, ठीक है, अदन और जद्दा, ठीक है, ये प्रमुख बंदरगाह थे, ठीक है ना। और हमें एक चीज़ याद रखना होगा कि गुजरात से ही जो व्यापार होता था वो दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को भी होता था, ठीक है। वैसे तो ताम्रलिप्ति से होता था लेकिन गुजरात से भी माल जाया करता था वहाँ। तो गुजरात से जो माल जाता है वो कहाँ जा रहा है, आप कहेंगे कि सूरत बंदरगाह से जो माल जा रहा है, ठीक है, वो गुजरात में सूरत बंदरगाह को भी आप याद रखेंगे कि सूरत बंदरगाह से जो माल जाता है वो दक्षिण पूर्व एशिया में मलक्का तक जाता है, मलक्का जा रहा है। और मलक्का को ये क्या लेके जाते थे, आप कहेंगे कि सर रंगीन कपड़े लेके जाते थे, ठीक है ना।
और जब रंगीन कपड़े ये लेकर के मलक्का में पहुंचते थे तो मलक्का से करते क्या थे कि वहाँ से मसाला लेकर के लौटती थी जहाज़ें, ठीक है, मसाला लेकर के जहाज़ें लौटती थी। हम जानते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया को क्या कहा जाता है, या इंडोनेशिया को क्या कहा जाता है, मसालों का द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इटली का एक यात्री है बार्थेमा, ठीक है। तो जो बार्थोमा जो है ना, तो बच्चों आप याद रखिएगा, बार्थोमा ने लिखा है कि खंभात का जो बंदरगाह है, मतलब सूरत के पास ये खंभात है, वो कहता है कि जो खंभात बंदरगाह है ना, ये खंभात बंदरगाह पर वो कहता है कि प्रतिवर्ष वह 300 जहाज़ों को, ठीक है, लंगर डाले हुए देखा था उसने। मतलब 300 जहाज़ें खंभात के बंदरगाह पर आया करती थी उस ज़माने में। ये अपने आप में एक मिसाल है, ठीक है ना। और हमको एक चीज़ और याद रखना है कि जब हम ये चीज़ जान गए तो हमको एक और चीज़ जानना होगा, वो ये जानना है कि जो व्यापारी थे सल्तनत काल में, जो व्यापारी थे, उन व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था। जो थल के व्यापारी हैं, जल तो हमने पढ़ लिया, जो थल के व्यापारी हैं इनको 2 नामों से जाना जाता था। एक को कारवानी कहा जाता था और दूसरे को मुल्तानी कहा जाता था, ठीक है ना। तो कारवानी जो है मुख्यतः अनाज का व्यापार करता था, ठीक है, और यह घोड़े गाड़ियों का प्रयोग करके काफिले में चला करता था। और जो मुल्तानी है ये, ठीक है, यह जल से भी जाते थे और थल से भी जाते थे, ठीक है ना। और यह एक काम और भी करते थे, ये सूद और सौदा का भी काम करते थे। मतलब सूद और सौदे का भी ये काम किया करते थे। मतलब ये है ब्याज देते थे, ब्याज लेते थे, ठीक है ना, ये भी कार्य करते थे। और दूसरी बात, एक चीज़ आपको और याद रखना है कि मुल्तानी ही, ठीक है, सर्राफ का भी काम करते थे। सर्राफ का काम ये है कि जो विदेशी व्यापार है उसमें ये क्या करते थे, क्रेडिट का निर्धारण करते थे। और दूसरी बात ये है कि लोगों को ऋण भी दिया करते थे, ठीक है ना। मतलब सर्टिफिकेट का भी काम करते थे। मतलब जब व्यापारी आते थे, विदेशी व्यापारी आते थे, उनकी मुद्राओं को ये रिसीव करते थे और देश से जो जाने वाला विदेशों को व्यापारी था उसको भी ये सर्टिफिकेट देते थे, मतलब हुंडी देते थे, चेक देते थे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपने ये व्यापारियों को भी जान लिया। मुख्यतः आप याद रखिएगा कि कारवानी जो व्यापारी हैं यह थल से और अनाज का व्यापार करते थे। इब्न बतूता कहता है कि जब वो आता है तो वह देखता है कि 1000 बैलगाड़ियों से फिर उसने अनाज को लदे हुए देखा था, ठीक है ना। अब देखिए भारत से बाहर क्या किया जाता था। भारत से बाहर मतलब निर्यात करने वाली चीज़ें क्या थी, तो आप कहेंगे कि सर देखो, एक तो लोहा जाता था, ठीक है, लोहे की तलवारें जाती थी यहाँ से, फिर हथियार जाया करता था, ठीक है, अन्य हथियार जाया करते थे। और क्या जाते थे, अनाज जाते थे, ठीक है, और क्या था, सूती वस्त्र थे, सूती वस्त्र भी जाया करता था, ठीक है, जड़ी बूटी भी जाती थी, मसाले भी जाते थे और नील भी जाती थी। जड़ी बूटी लिख देते हैं, मसाले लिख देते हैं और नील भी है, ठीक है। ये भारत से बाहर जाता था। और भारत में आने वाली जो वस्तुएं थी उसमें घोड़ा था। ये घोड़ा कहाँ से आते थे, तो आप कहेंगे कि सर अरबी से आते थे, मतलब अरबी घोड़े थे, अरब से आते थे, ठीक है। फिर तुर्कमेनिस्तान से आते थे, फिर कहाँ से आते थे, ईरान से आते थे, ठीक है, ये घोड़े आते थे। इसके साथ और क्या क्या चीज़ें आती थी, तो आप कहेंगे हथियार आते थे, हथियार आते थे, ठीक है ना। और हमको एक चीज़ और याद रखना है कि इसी समय दास और दासियां भी खूब आया करते थे, ठीक है। और अब हमको ये देखना है कि सल्तनत कालीन जो व्यापारी केंद्र हैं वो कौन कौन थे। तो आइए हम लोग देखते हैं सल्तनत काल के व्यापारिक केंद्र हैं। व्यापारिक केंद्र को हम लोग पढ़ते हैं। तो व्यापारिक केंद्र में हम सबसे पहले आपको चलते हैं भरतपुर या आगरा के पास बयाना। अब ये जो बयाना है ये किसके लिए प्रसिद्ध था, ये नील उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। नील उत्पादन का बड़ा केंद्र था ये, ठीक है ना। और उस समय कपड़ों को रंगने के लिए नील की बड़ी मांग हुआ करती थी,
ठीक है ना। दूसरी बात यह है, बनारस को अगर हम देख लें, ठीक है, चूँकि ब से बयाना, ब से बनारस आ गया, तो बनारस क्या था, यह कपड़ों पर जरी के कार्य के लिए जाना जाता था, जरी कार्य के लिए, आज भी जरी कार्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अतिरिक्त और क्या था, धार, तो धार आप याद रखिएगा कि धार है और महोबा है, ठीक है, ये दोनों ही पान के लिए प्रसिद्ध थे, पान के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाता है जोधपुर, तो जोधपुर क्यों प्रसिद्ध था, आप कहेंगे सर अंगूर के लिए प्रसिद्ध था। क्लियर। और अब हम लोग बंगाल में चलते हैं, तो बंगाल में हम लोग सुरसती और सतगांव, दो चीज़ों का अध्ययन कर लेते हैं। सतगांव, तो बच्चों जो सुरसती है, यहाँ पर बहुत अच्छी किस्म का चावल पाया जाता था, और सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए प्रसिद्ध था। ये रेशमी रजाइयों के लिए ये बहुत ही प्रसिद्ध स्थल था ये, ठीक है। फिर इसके अतिरिक्त हमको एक चीज़ और देखना है, ठीक है। देवल तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में। अनिलवाड़ की बात कर लेते हैं, अनिलवाड़ की बात कर लेते हैं। तो ये अनिलवाड़ को आप याद रखिएगा, व्यापारियों का तीर्थ स्थल कहा जाता था। गुजरात में स्थित अनिलवाड़ को व्यापारियों का तीर्थ स्थल कहा जाता था। देखिए, दिल्ली तो होगा ही महत्वपूर्ण, क्योंकि राजधानी है, तो दिल्ली तो महत्वपूर्ण थी ही, ठीक है। लेकिन दिल्ली में शराब की खपत ज़्यादा थी, क्योंकि विदेशी आते थे, ठीक है। तो दिल्ली में जो शराब आती थी, ये कोल से और मेरठ से आती थी। तो बच्चों, ये जो कोल है, यही अलीगढ़ है। अलीगढ़ का सल्तनत कालीन जो नाम है, वो ये चीज़ें हैं, ठीक है। और अब हमको एक बात और याद रखनी है, ठीक है। लखनौती की बात हम कर लेते हैं। लखनौती, ये बंगाल के अंदर है लखनौती, ये छूट गया था लखनौती। तो लखनौती क्यों प्रसिद्ध था, तो आप कहेंगे कि सर कागज उद्योग का बड़ा केंद्र था, कागज उद्योग का और कपड़ा उद्योग का बड़ा केंद्र था ये, ठीक है ना, लखनौती। क्लियर। और वैसे कागज उद्योग के 3 केंद्र थे सल्तनत काल में। एक इलाहाबाद का शाहाबाद था, शाहाबाद, दूसरा लखनौती था, और तीसरा कश्मीर था। कश्मीर में बहुत सारे स्थान थे, लेकिन ये जब आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते थे कागज़ की, तो कागज़ हमारे यहाँ सल्तनत काल में समरकंद से आता था, ठीक है। कहाँ से आता था, समरकंद से भी कागज़ मंगाया जाता था, ठीक है। और अंतिम में चलते चलते हम लोग देवगिरी की बात कर देते हैं। रामचंद्र देव या यादव राज वंश की राजधानी रहा है देवगिरी। तो देवगिरी क्यों प्रसिद्ध रहा, तो आप कहेंगे कि सर यह रेशमी कपड़ों के लिए या मलमल के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। देवगिरी हम लिख भी देते हैं, ठीक है, देवगिरी। तो देवगिरी वॉज फेमस फॉर व्हाट, तो आप कहेंगे रेशमी मलमल के लिए सर, यह सिल्क के लिए है या रेशमी मलमल के लिए यह प्रसिद्ध था, ठीक है ना। क्लियर। और अब हम लोग आगे चलते हैं, और आगे चलने के बाद एक पॉइंट और पढ़ लेंगे, ठीक है। और वो है क्या, सल्तनत काल में संगीत। अगर हम सल्तनत काल में संगीत की बात करें, तो सबसे पहली बात तो आप याद रखिएगा, ठीक है, कि सल्तनत काल में म्यूजिक या संगीत प्रतिबंधित है, क्योंकि इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता, ठीक है, इस्लाम इसकी अनुमति नहीं देता। लेकिन आप याद रखिएगा कि भारत में चिश्ती सिलसिले के जो जनक हैं मोइनुद्दीन चिश्ती सर, तो मोइनुद्दीन चिश्ती सर ने क्या कहा था, संगीत को आत्मा का पौष्टिक आहार कहा था, ठीक है। संगीत को इन्होंने क्या कहा, आत्मा का पौष्टिक आहार कहा था। और देखिए, संगीत पर इस्लाम द्वारा प्रतिबंध आरोपित करने के कारण ही, ठीक है, बहुत सारे ऐसे शासक रहे हैं जिन्होंने संगीत की विधाओं में संरक्षण नहीं दिया, कोई कार्य नहीं किया है। लेकिन फिर भी आपको याद रखना होगा कि बलबन है, ठीक है, और जो दोनों खिलजी हैं, मतलब बलबन के साथ साथ जलालुद्दीन खिलजी की बात करिए आप, जलालुद्दीन खिलजी की बात कर लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी की बात कर दीजिए, ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक की भी बात कर लीजिए। MBT लिख देते हैं शॉर्ट में,
मोहम्मद बिन तुगलक ये बहुत अच्छे संगीत के संरक्षक थे। लेकिन जो हमको बड़ी बात याद रखनी है वो है बलबन से। ठीक है, बलबन का जो बेटा है वो है मोहम्मद, और मोहम्मद ने ही पहली बार संरक्षण दिया था दो लोगों को, अमीर खुसरो को और अमीर हसन दहलवी को। अमीर हसन दहलवी को संरक्षण दिया था। ठीक है, यही अमीर हसन दहलवी है जिसको शेख सादी के नाम से जाना जाता है। मतलब ईरानी कविता के जनक माने जाते हैं शेख सादी, उनसे तुलना की जाती है अमीर हसन दहलवी की। ठीक है, अमीर खुसरो का मैटर अभी अलाउद्दीन खिलजी का मैटर आएगा, उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, बलबन का एक पोता है कैकुबाद। ये बहुत ही ज़्यादा संगीत का प्रेमी था, और बर्नी कहता है कैकुबाद बलबन का पोता है। ठीक है, बुगरा का बेटा है ये कैकुबाद। ठीक है, बलबन का बेटा है बुगरा, बुगरा का बेटा है कैकुबाद। तो कैकुबाद के दरबार का विवरण देता है कौन? ठीक है, इतिहासकार बर्नी। वो क्या कहता है कि कैकुबाद के काल में दिल्ली की जो गलियां हैं वो संगीतकारों से भरी पड़ी होती हैं। गलियां किससे भरी पड़ी हैं? संगीतकारों से वो भरी पड़ी हुई हैं। एक बात तो वो ये बताता है। फिर बर्नी ही बताता है कि कैकुबाद के दरबार में कौन कौन रहता है। तो आप कहेंगे सर 3 बड़े संगीतकारों का उल्लेख करता है वो। एक शाह चंगी की बात करता है, दूसरी नुसरत खातून की बात करता है, नुसरत खातून, और तीसरा है मेहर अफरोज जैसे संगीतकारों का वह उल्लेख करता है। ठीक है ना, मेहर अफरोज, नुसरत खातून और शाह चंगी। ठीक है ना, इनका वो बात करता है। ठीक है ना, कहता है कि ये उच्च कोटि के संगीतकार रहे हैं। ठीक है ना बच्चों, अब हमको एक चीज़ आपके सामने और लाना है। ठीक है, और वो है अलाउद्दीन खिलजी में। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार की भी हम आपसे चर्चा नहीं कर पाए थे, वो हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, इनके दरबार में पहली चीज़ रहते कौन कौन है? अलाउद्दीन खिलजी संगीत में शौक़ फरमाते थे ये, और इनसे कोई इस्लाम से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, क्लियर, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि मौलाना जब मैं जन्मा था तो मुसलमान था, आज भी मुसलमान हूँ और मुसलमान के रूप में मरूंगा, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, संगीत के बड़े प्रेमी लगते थे, और इन्हीं के दरबार में तुर्मती खातून रहती थी। तुर्मती खातून रहती थी। दूसरी बात आप याद रखिएगा, इन्हीं के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे, और अमीर खुसरो को अलाउद्दीन खिलजी ने तूतिया-ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया था। तूतिया-ए हिंद, हिंदुस्तान का तोता, तूतिया-ए हिंद या हिंदुस्तान के तोते की जैसी उपाधियों को से इन्होंने विभूषित किया था। फिर एक चीज़ आपको और याद रखना है कि यही अमीर खुसरो है जिसने अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में एक वाद्य यंत्र का विकास किया था, और उस वाद्य यंत्र का नाम है सितार। और सितार का निर्माण उन्होंने कैसे किया था? ईरानी तंबूरा और भारतीय बीड़ा। ठीक है, किस वाद्य यंत्र का विकास किया है? तो आप कहोगे कि सर सितार का विकास किया था। और सितार का उन्होंने विकास कैसे किया? 2 वाद्य यंत्रों को मिला के किया है, ईरान के तंबूरे को और भारत की बीड़ा को, दोनों को मिला दिया और बना दिया सितार। ठीक है, और इसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही गोपाल नायक रहते थे, जो गुजरात से चल करके देवल देवी के साथ यहाँ आए थे, और यही गोपाल नायक हैं जिन्होंने अमीर खुसरो को शास्त्रार्थ की चुनौती दिया था। ठीक है, और तब अमीर खुसरो ने भारतीय संगीत और अरबी संगीत की तुलना किया था, और ये कहा था कि भारतीय संगीत और अरबी संगीत में एक अंतर है। वो ये अंतर है कि अरबी संगीत को सुनकर के कोई ऊँट रेगिस्तान में चला जाएगा, मतलब अपनी थकान को भूल जाएगा, लेकिन जो भारतीय संगीत है उसमें वो दम है कि वह किसी हिरन को भी, ठीक है, मदहोश करके और बहेली की जाल में डाल देगा। क्लियर, ये है अमीर खुसरो की परिभाषा भारतीय संगीत के बारे में। लेकिन बच्चों, हमको एक पॉइंट और याद रखना है
कि अमीर खुसरो ने ही अलाउद्दीन खिलजी के काल में या दरबार में रहते हुए, ठीक है, धने, मुदिर, फरगना जैसी राग और रागिनियों को जन्म दिया था, ठीक है ना। राग रागिनियों को इन्होंने जन्म दिया था, ठीक है ना। राग रागिनियों को जन्म दिया था किसने? ठीक है, अमीर खुसरो ने ही जन्म दिया था, ठीक है। और हमको एक चीज़ आपको हमने वैसे बता रखा है कि देखिए सल्तनत काल में ही ख्याल गायकी का विकास हुआ, ख्याल गायकी का विकास हुआ था। और ख्याल गायकी के जो बड़े नाम हैं वो क्या हैं? तो आप कहेंगे कि सर हुसैन शाह सरकी सर है, और हुसैन शाह सरकी को ख्याल गायकी का जनक माना जाता है, हुसैन शाह सरकी, ठीक है। और सल्तनत काल में ही एक बड़े संगीतकार हैं चिंतामणि, और चिंतामणि को बिहार का बुलबुल कहा जाता है, बिहारी बुलबुल, बुलबुल, ठीक है, क्लियर। और विद्यापति भी सल्तनत काल में ही हुए हैं, मैथिली कवि विद्यापति, ठीक है ना। अब हमको एक चीज़ और याद रखना है, वो ये याद रखना है कि जो सल्तनत काल है इसमें संगीत की कौन कौन सी विधाएं विकसित होती हैं। तो सल्तनत काल में संगीत की विधाएं, तो ये आप तब तक हेडिंग डालें। तो बच्चों हम देखते हैं कि सल्तनत काल में जो संगीत की विधाएं हैं उसमें किसका किसका विकास होता है। संगीत की विधाएं, तो देखिए एक तो होता है गज़ल का विकास, दूसरा होता है कव्वाली का विकास, तीसरा होता है मसनवी का विकास, ठीक है, चौथा होता है रुबाइयत का विकास, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ये जो गज़ल है यह स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंगी शब्द है ये, और यह अरबी का शब्द है, ठीक है। और इसका मतलब होता है प्रेमी और प्रेमिका का वार्तालाप, प्रेमी और प्रेमिका का वार्तालाप होता है, ठीक है। मतलब गज़ल एक दर्द भरी आवाज़ है, ठीक है ना। गज़ल क्या है? एक दर्द भरी आवाज़ है, ठीक है ना। और ये सदैव द्व्यर्थी होती है, मतलब डबल मीनिंग देती है, ये द्व्यर्थी होती है। द्व्यर्थी का क्या मतलब हुआ हम आपको समझा देते हैं, ठीक है, कि जो श्रोता है उसकी मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है। गज़ल किस पर डिपेंड करता है? श्रोता की मानसिक स्थिति पर डिपेंड करता है। अब अगर श्रोता आध्यात्मिक है, ठीक है, तो वह ईश्वर को अपनी प्रेमिका मान लेगा, मतलब ईश्वर को ही अपनी प्रेमी या प्रेमिका मानेगा, ठीक है। लेकिन अगर सांसारिक है तो अपने जीवन के जो उसके अफसाने हैं उसको देखेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में गज़ल को जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा गया तो ये माना गया कि इस सांसारिक या नश्वर मानव ने अपने अल्लाह रूपी प्रेमी और प्रेमिका से वार्तालाप कर रहा है, और उसमें ये प्रेमी और प्रेमिका को बेवफाई का, ठीक है, ताना बाना बुनेगा, बेवफा कहेगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को अपने ऊपर लोग ले लेते थे तो ये अपनी अपनी अफसाना मान लेते थे, और उसका कारण था कि गज़ल का धीरे धीरे प्रयोग समाप्त हो गया, क्योंकि यह फूहड़पन की प्रतीक बन गई, ठीक है ना। तो अब गज़ल जब तक चिश्तियों के खानकाह में रही या मठ में रही तब तक इसका विकास होता गया। लेकिन जैसे ही ये दरबार में पहुंचेगी, आम जनता के बीच में पहुंचेगी, तो आम जनता की मानसिक स्थिति क्या थी? उन्होंने कब अपने प्रेमी और प्रेमिका का संबंध अल्लाह से माना, उन्होंने अपनी प्रेमी और प्रेमिका अपने जीवन में जो है अपनी जलालत है उसको माना। अब कव्वाली, ठीक है, ये है गद्य में लिखी जाती है, और ये गज़ल जो है हमेशा पद्य में होती है। और गज़ल बनने के लिए कम से कम 5
या अधिक से अधिक 11 शेर भी जरूरी होते हैं, ठीक है। और ये कव्वाली जो होती है वो गद्य में होती है, ठीक है ना। इसमें है 2 शब्द होते हैं, एक है कौल प्लस वॉल। तो कौल का मतलब होता है, ठीक है, कथन, और वाल का मतलब होता है कहने वाला, कहने वाला। तो देखिए जो कथन को गा देता है वह कव्वाल है, और जो गा देती है वह कव्वाला है। इसमें आप याद रखिएगा, कव्वाली में एक स्त्री होती है, एक पुरुष होता है गायक। तो जो स्त्री होती है यह सदैव अल्लाह की प्रतीक होती है, और पुरुष ये दुनियावी प्रतीक होता है। तो ये पुरुष क्या करता है, इस स्त्री रूपी अल्लाह पर जो है वो आक्षेप लगाता है कि तू कितनी बेवफा है, ठीक है। मतलब अल्लाह को कह रहा है स्त्री को दिखाते हुए कि तू कितनी बेवफा है, और स्त्री बताती है कि मैं बेवफा क्यों हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से यह कव्वाली का प्रचलन इस्लाम के आते ही होता है, ठीक है ना। इसके बाद है मसनवी और रुबाइयत। ये कविताओं का संग्रह है, छोटी छोटी। मसनवी क्या है, ये बड़ी कविताएं हैं, और रुबाइयत जो है ये छोटी छोटी कविताओं का एक संग्रह है, ठीक है ना। और बच्चों अब हमको एक चीज़ याद रखना है कि संगीत की विधाओं ने भारत को क्या दे दिया। आप कहेंगे अरबी और फारसी की जो जुबान थी या शब्द थे उसे हिंदुस्तान की आम जनता के बीच में पहुंचा दिया, ठीक है। जैसे आज हम लोग इम्तहान कहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता है कि यह किस भाषा का शब्द है, ठीक है। आज हम अखबार कहते हैं, हमें ये पता नहीं है कि किस भाषा का शब्द है। हम पानी कहते हैं, पानी पीते हैं, हमें ये कहते तो हैं कि हम पानी पी लिए और सोचते हैं कि ये हिंदी है। नहीं सर, ये पर्शियन शब्द है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम चश्मे की बात करते हैं, ठीक है, तो चश्मा हम मानते हिंदी है, नहीं हिंदी नहीं है। आज ये हिंदी जुबान बन चुके हैं, ठीक है, क्लियर। हम लफ कहते हैं, जुल्फ कहते हैं, तो ये सब कहाँ से आया, ये सब इसी संगीत से आया है, और हिंदू मुस्लिम संपर्क का यह पर्याय है, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोगों ने ये चीज़ें कर लिया। अब इसके बाद हमारे सामने एक टॉपिक और बचता है, ठीक है, सल्तनत में। और वो क्या टॉपिक क्या है, तो आप कह देना कि सर वो है सल्तनत कालीन स्थापत्य और चित्रकला, ठीक है। मतलब हमारे सामने पेंटिंग है और आर्ट एंड आर्किटेक्चर, मतलब पूरा हमको ये पढ़ना है, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। थैंक यू, विशिंग ऑल लक।